नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास का टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर। व्यवस्थापिकाओं के प्रभावहीन होने के कारण, व्यवस्थापिकाओं की भूमिका में कमी आने के कारण, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, या व्यवस्थापिका के रोल में पतन होने के कारण, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर। अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, व्यवस्थापिका के कितने प्रकार होते हैं, व्यवस्थापिका की क्या मुख्य कार्य या भूमिका है, और इन कार्य भूमिका के निष्कर्ष में हमने ये भी पढ़ा बाद में कि व्यवस्थापिका की जो शक्तियों का वो प्रभाव हुआ है, कमी आई है व्यवस्थापिका की शक्तियों में। और उस निष्कर्ष में हमने ये भी देखा पिछली क्लास में कि व्यवस्थापिका की शक्तियों के प्रभाव का मतलब ये है कि व्यवस्थापिका की एक्चुअल शक्तियों में कमी नहीं आई है, लेकिन व्यवस्थापिका के जो सरकार का दूसरा अंग है व्यवस्थापिका के साथ कार्यपालिका, उसकी शक्तियां काफी बढ़ गई है। उसके रेफरेंस में, उसके सापेक्ष दृष्टि से व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन, ये विचारकों के मध्य एक चर्चा का बिंदु है। तो अब हमें समझेंगे कि व्यवस्थापिका की जो भूमिका है उसमें जो कमी आने के प्रमुख कारण क्या है। विद्वानों ने इस संदर्भ में विभिन्न लॉजिक दिए हैं, विचार दिए हैं, विभिन्न कारण बताए हैं जिनसे ये होता है कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी क्यों आई। तो प्रमुख कारण जो व्यवस्थापिका की शक्तियों में व्यवस्थापिका के प्रभावी होने के जो प्रमुख कारण है, वो काफी सारे कारण हैं। आज की क्लास में जितने कवर हो पाएंगे हम आज करेंगे। ये प्रमुख कारण चार जो आपके सामने दिख रहे हैं स्लाइड में, कार्यभार की अधिकता व समय की कमी, ये प्रमुख कारण है। कार्यपालिका की अधिकता व समय की कमी। देखो, समय की कमी, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ टाइम जो है इसको हम कह सकते हैं बर्डन ऑफ वर्क एंड लैक ऑफ टाइम। बर्डन ऑफ वर्क एंड लैक ऑफ टाइम, कार्यभार की अधिकता व समय की कमी। कार्यभार की अधिकता, व्यवस्थापिका को पूरे वर्ष कार्य न कर देखो, व्यवस्थापिका टोटल टाइम सारे वर्ष कार्य नहीं करते, रोज। आपको चित्र पता है कि व्यवस्थापिका सत्रों में कार्य करती है, सेशन चलते हैं व्यवस्थापिका के। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो संसद के सत्र आप अच्छी तरह परिचित हैं, विधानसभा के सत्र चलते रहते हैं। जनरली भारत में संसद के जो प्रतिवर्ष है 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र व शीतकालीन सत्र। ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति विशेष सत्र का आयोजन कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति चाहे तो संसद का विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सत्र लगभग 2 महीने चलाया जाता है। 2 महीने के आसपास एक बजट सत्र, मतलब एक सत्र चलता है संसद का। बजट सत्र पूरे बजट की चर्चा व पारित करने के लिए होता है। बजट सत्र सिर्फ बजट, जो पूरा बजट आता है उसकी चर्चा पारित करने के लिए होता है। तो व्यवस्थापिका के पास बहुत कम समय होता है जिसमें वह जनता की समस्याओं को सुने, विभिन्न आवश्यक मुद्दों पर चर्चा करें और देश के लिए विधान बनाएं। इन तीनों कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के पास बहुत कम समय होता है। इसमें भी विभिन्न मुद्दों पर हंगामे, प्रदर्शन और वॉकआउट से व्यवस्थापिका का समय बर्बाद होता रहता है। विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। आप टीवी में लोकसभा या राज्यसभा का जो चैनल देखते रहते हैं या विधानसभाओं के बारे में या पेपर में पढ़ते हैं तो उसमें आता रहता है कि अमुक दल ने अमुक मुद्दे पर वॉकआउट किया, हंगामा किया, प्रदर्शन किया। इस प्रकार व्यवस्थापिका जो द्वारा कार्यपालिका के विभिन्न प्रस्तावों को कई बार बिना बहस के विचार के पारित कर दिया जाता है। और कई ऐसे काम होते हैं जो व्यवस्थापिका जल्दबाजी में करती रहती है। तो जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, एक स्टेटमेंट है उसका, राणावत जी ने अपने बुक में लिखा है, अब संसद में निर्णय विचार विमर्श तर्क या आंकड़ों के आधार पर नहीं लिए जाते हैं। अब संसद में निर्णय विचार विमर्श तर्क या आंकड़ों के आधार पर नहीं लिए जाते हैं, बल्कि मुद्दे निम्न प्रवृत्ति के गुणों के आधार पर तय किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो समय की कमी है, तो उससे व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी आई है, और साथ साथ समय की कमी के साथ साथ इसके कार्यभार भी बहुत अधिक बढ़ गया है। देखो, 20वीं और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में नागरिकों की सरकार से अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ गई है। मतलब आज के समय में नागरिकों की जो सरकार से हैं बहुत अपेक्षाएं बढ़ गई है। इन अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए सरकार को पहले की तुलना में अत्यधिक कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है। पहले की तुलना में आज बहुत सारे कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है सरकार को। नागरिकों की इन बढ़ती हुई अपेक्षाओं, विकास हेतु नियोजित अर्थव्यवस्था का मार्ग स्वीकार करने और वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका का एकाधिकार होने से व्यवस्थापिका के कार्यभार में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। कार्यभार बहुत सारा बढ़ गया है व्यवस्थापिका का भी।
किंतु दूसरी ओर व्यवस्थापिका के अधिवेशन के दिनों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। व्यवस्थापिका के जो सेशन चल रहे हैं ना, अधिवेशन जो होते हैं, उनके जो डेज है, जो दिन है, कितने दिन की चलेगी, वो संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रोफेसर अशोक शर्मा अपने बुक में लिखते हैं ये बातें कि यही नहीं, अब तो व्यवस्थापिका के अधिवेशनों में सदस्यों की रचनात्मक विधायन में भाग लेने की प्रवृत्ति का इतना हांस हो गया है कि अनेक अवसरों पर पीठासीन अधिकारी सदन में कोरम की पूर्ति के लिए घंटी बजाने को बाध्य हो जाते हैं और तब भी कोरम पूरा न होने के कारण इस सदन स्थगित करना पड़ता है। आपको चित्र पता है कि लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। वो अगर वो उपस्थित नहीं है सदन में तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, उसी प्रकार राज्यसभा में राज्यसभा सभापति, वो भी नहीं होते तो राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, ये पीठासीन अधिकारी वो नहीं होते हैं, तो एक नियम बना रखा है कि कौन वो कार्य करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि अधिवेशनों की संख्या तो कम होती ही जा रही है और जो अधिवेशन में जो सदस्यों की रचनात्मक विधान में भाग लेने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो गई है। वो अनेक अवसरों पर, मतलब जब सदन में कोरम की आवश्यकता, कोरम का मतलब मिनिमम सदस्य संख्या होनी चाहिए। सरकार का कोई प्रस्ताव आ रहा है, पूछ आ रहा है, तो सदन में मिनिमम, यानी कि सदस्य सदन के अधिवेशनों में रुचि नहीं ले रहे हैं, वो सदन से बाहर रहते हैं, सदन के मतलब इंटरेस्ट से, उतने इंटरेस्ट से कार्य नहीं कर पा रहे, और वो जो भी पीठासीन अधिकारी जिस भी सदन के हैं वो घंटे बजा बजा कर कोरम पूरा होने के लिए उनको सचेत करते रहते हैं, और नहीं होते हैं तो सदन को स्थगित करना पड़ता है। इन स्थितियों का परिणाम ये हुआ है कि व्यवस्थापिका जनरली इतने कार्यभार बढ़ जाने के कारण कार्यपालिका पर निर्भर होती जा रही है। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है ना, व्यवस्थापिका की कार्यपालिका पर उत्तरोत्तर बढ़ती निर्भरता, यही इस का परिणाम है कि कार्यभार की अधिकता के कारण, ऊपर वाले टॉपिक का निष्कर्ष अगर हम निकालें, ऊपर वाले पॉइंट का, कार्यभार की अधिकता व समय की कमी के कारण व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो अपना कार्य एवं दायित्व समय पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अधिवेशनों में भी कई लोग रुचि नहीं लेते हैं और व्यवस्थापिका की इस कारण कार्यपालिका पर उत्तरोत्तर निर्भरता बढ़ रही है। ठीक है, इस स्थिति में जहां व्यवस्थापिका के महत्व को कम किया है, वहीं इस स्थिति ने जो कार्यपालिका की पर व्यवस्थापिका का जो निर्भरता बढ़ी है, उसने व्यवस्थापिका की महत्व को कम किया है व्यवस्थापिका के, और वहीं कार्यपालिका के महत्व को बढ़ाया है। इस प्रकार ये जो कार्यपालिका की जो भूमिका बढ़ी है वो एक वो है व्यवस्थापिका की उस पर निर्भरता होने के कारण कार्यपालिका की बढ़ती हुई भूमिका ने व्यवस्थापिका की शक्तियों को कम किया है। इसी प्रकार अगला टॉपिक है सरकारी कार्यों की बढ़ती जटिलता, विशेषीकरण और तकनीकी प्रकृति। ये आपको चित्र पता है, पहले की क्लासेस में कई में बता दिया गया है कि सरकारी कार्य आजकल क्या होते जा रहे हैं, अधिकाधिक जटिल होते जा रहे हैं और उनमें स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो सरकारी कार्यों की बढ़ती जटिलता, विशेषीकरण और तकनीकी प्रकृति, तकनीकी जो कार्य हैं वो तकनीकी प्रकृति के आने लग गए हैं। तो कार्य तकनीकी प्रकृति के आने के कारण व्यवस्थापिका की जो भूमिका थी वो कम होती जा रही है। आधुनिक युग जो है वो विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण, आधुनिक युग किसका है? साइंस और टेक्नोलॉजी का। आपको चित्र पता, आधुनिक युग सारे काम साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। जब सारे काम साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपन्न हो रहे तो प्रशासनिक कार्यों में या हर जगह साइंस और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नॉलेज जिसमें होगा वही कार्य सही समय पर संपन्न कर पाएगा। तो आधुनिक युग विज्ञान और तकनीक, आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण प्रशासनिक समस्याओं की प्रकृति भी अत्यंत जटिल हो गई है। सरकारी कार्यों की प्रकृति क्या है? वो जटिल हो गई है। शासन की नीतियों का संबंध मनुष्य के जीवन के एक पहलू से नहीं होकर सभी पहलुओं से जुड़ गया है। आजकल जो शासन की नीतियां बनेगी वो मनुष्य के केवल एक पहलू के लिए नहीं, मनुष्य के जीवन के पहलू के नहीं, सभी पहलुओं से। आज व्यवस्थापिकाओं द्वारा विज्ञान और तकनीकी की प्रगति से प्रभावित, आज जो व्यवस्थापिकाएं बनी उनके द्वारा विज्ञान और तकनीकी की प्रगति से प्रभावित अनेक जटिल और तकनीकी मामलों पर व्यवस्थापन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। व्यवस्थापिका के सदस्य तकनीकी रूप से इतने योग्य और सक्षम नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोफेसर अशोक शर्मा जी ने अपने बुक में कहा है कि व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो तकनीकी रूप से इतने योग्य और सक्षम नहीं होते कि वे जटिल और तकनीकी मामलों से संबंधित विधायन में अपना योगदान दे सके। पहले आपको हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी कार्य हैं उनकी जो जटिलता बढ़ गई विज्ञान और तकनीकी के कारण। आज मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में विज्ञान तकनीकी का प्रवेश हो गया है। अब विज्ञान तकनीकी के प्रवेश के कारण सभी जो मामले हैं वो तकनीकी हो गए, विधायन के हों, प्रशासनिक कार्य हों, सभी कार्य। तो व्यवस्थापिका के सदस्य तो कई
अब तो खैर एजुकेटेड आने लगे। पहले के ज़माने में मतलब आज से 20-30 साल पहले तो 15-20 साल पहले तो अशिक्षित लोग भी व्यवस्थापिका में पहुंच जाते हैं। तो जब वो एजुकेटेड नहीं होते, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा, जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो, तो वो जब शिक्षित नहीं होंगे, विज्ञान एवं तकनीकी के से परिचित नहीं होंगे, तो स्वाभाविक है कि वो इतने योग्य और सक्षम नहीं होंगे कि वो जटिल और तकनीकी मामलों से संबंधित विधायन में अपना योगदान दे सके। परिणाम ये होता है कि व्यवस्थापिका ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए प्रारंभिक जिम्मेदारी या तो मंत्रियों पर छोड़ देना चाहती है, या मंत्रियों की अध्यक्षता में विशेषज्ञ अधिकारियों की कोई समिति बना देना चाहती है, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपर्ट, दे फील कि वी आर नॉट एक्सपर्ट। व्यवस्थापिका सदस्य मानते हैं कि वो एक्सपर्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में जब उनको पूर्ण तकनीकी विज्ञान एवं तकनीकी की या जटिल विधायन में से जब वो परिचित नहीं होते, उसका उनको नॉलेज नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, ये जिम्मेदारी विधायन बनाने की, कानून बनाने की जिम्मेदारी या तो मंत्री पर छोड़ देते हैं, संबंधित प्रारंभिक जिम्मेदारी, या फिर एक मंत्री की अध्यक्षता में विशेषज्ञ अधिकारियों की कोई समिति बना देते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि व्यवस्थापिका की विधि निर्माण की शक्ति का क्षेत्र सीमित हो जाता है और कार्यपालिका तथा नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। विज्ञान और तकनीकी के प्रवेश के कारण, सरकारी कार्यों की जटिलताएं बढ़ जाने के कारण विशेषीकरण, विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, और तकनीकी प्रकृति में या विशेषीकरण में व्यवस्थापिका के सदस्य एक्सपर्ट नहीं होते। इस कारण वो अपना कार्य मंत्रियों पर या विशेषज्ञ अधिकारियों की समिति को सौंप देते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका की जो विधि निर्माण की जो शक्ति है, उसका क्षेत्र भी सीमित हो जाता है और कार्यपालिका नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। ये एक प्रमुख कारण है व्यवस्थापिका की शक्तियों के प्रभावी होने में। इसी से रिलेटेड अगला कार्य हम कह सकते हैं तकनीकी योग्यता की कमी। तकनीकी योग्यता की कमी, मैंने ऊपर वाले टॉपिक में भी आपको समझाने की कोशिश करी है इस बात को कि वर्तमान समय में जीवन के प्रत्येक, वही बात उसी से रिलेटेड है, तकनीकी योग्यता की कमी है। ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताया कि सरकारी कार्यों की जटिलताएं बढ़ गई है, विशेषीकरण और तकनीकी प्रकृति के हो गए, और ये तकनीकी प्रकृति के हो जाने के कारण विधानसभा के सदस्यों में तकनीकी योग्यता की कमी है। वर्तमान समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी ने अपना स्थान बना लिया है और आम जन तक इसकी पहुंच भी हो गई है। तब इन तकनीकी विषयों की समझ के बिना इन पर विधान बनाना अब संभव नहीं है। साथ ही जनप्रतिनिधियों के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता के निर्धारित नहीं होने के कारण कम शिक्षित नेताओं द्वारा भी जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। राजस्थान में लोकल बॉडीज के लिए तो पहले फिर भी न्यूनतम, पिछले बार तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको इतना समझना है कि व्यवस्थापिका यानी कि पार्लियामेंट, संसद के सदस्य बनने के लिए और राज्यों में विधानसभा को सदस्य बनने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। पढ़ा लिखा होना हो, कोई डिग्री उनके पास हो या ना हो, तकनीकी या लॉ की डिग्री जो उनका कानून बनाना है उनका मेन काम है, ऐसा कुछ भी न्यूनतम आवश्यकता नहीं है। इस कारण दोनों ही कारणों से तकनीकी विषयों की विशेषज्ञता के बिना, तकनीकी विषयों की विशेषज्ञता के बिना किसी प्रकार का विधान बनाना सिर्फ मजाक का विषय हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जनप्रतिनिधि कार्यपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं। जब वो तकनीकी योग्यता की उनमें कमी होती है, तो ये जो जनप्रतिनिधि है, व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, कार्यपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं और विधान निर्माण प्रक्रिया में इनकी भूमिका केवल वोट देने तक सीमित हो जाती है। केवल वोट देने तक ये लोग सीमित हो जाते हैं। इस प्रकार तकनीकी योग्यता की कमी के कारण भी व्यवस्थापिका की जो भूमिका है उसमें हांस होता है, कमी आती है। इन्हीं से रिलेटेड व्यवस्थापिका के प्रभावी होने के कारण बहुत सारे कारण है, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे शीर्षक है। आप पहले हमने आपको बता ही दिया, समझा ही दिया था पिछले क्लास में व्यवस्थापिका के प्रभावी होने का कारण, प्रभावी होने से मतलब क्या है, और उस एस्पेक्ट को जान लेने के बाद हमारे लिए जरूर हो जाता है कि उन कारणों को जाने, उन कि क्यों व्यवस्थापिका का प्रभावी हो, क्या कारण है जिनसे व्यवस्थापिका प्रभावी फील हो रही है, प्रभावी लग रही है। तो ये प्रमुख कारण है। बाकी कारण जो बचे हैं उनका वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे।